जफर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक और बड़ा बयान जो रूस के वज़ीर ख़ारजा का आया है वो कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में सालिसी का किरदार अदा करने के लिए रूस तैयार है। अब क्या अफ़गानिस्तान में सालिसी का किरदार 3 ममालिक के हाथ में है, पाकिस्तान, चीन और रूस, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये 3 मुल्क हैं जो डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं और जिसमें मैं समझता हूँ कि आप ईरान को भी इंक्लूड कर दें। और अगर ये 4 मुल्क मिल के सालिसी का रोल करें तो ये ज़बरदस्त बात होगा। फ्रैंकली आई कैन थिंक ऑफ नो वन एल्स, और कोई नहीं है जो इनसे बेहतर ये कर सकता है। इनके मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट्स, इनके इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ और इनके वेट और हेफ्ट इंटरनेशनल ओपिनियन में और इंटरनेशनल कम्युनिटी पे इतना है कि मेरे ख्याल में इनका इंटरफेरेंस अगर ये सब मिलकर करें डिसाइसिव होगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी, आपका क्या कमेंट है इस पर? हाँ बिल्कुल, चाइना को जब आप देखते हैं तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। उसने एमएक माइंस का आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ये जो जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, जो आपके मोबाइल से इस्तेमाल होता है मेटल, और वहाँ पे जितने मिनरल्स पड़े हुए हैं वो भी $1 ट्रिलियन के मिनरल वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो चाइना ने भी कहा था हम अपना रेल लाइन भी बिछाएंगे। इसी तरह रशिया की कनेक्टिविटी बनती है थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। जैसे पहले हमने जिक्र किया कि तालिबान ने कहा कि सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और कनेक्टिविटी भी है और रशिया जो है इलाके की ताकत भी है। और पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है माजी में, और जिस तरह वो तालिबान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आए वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसके ऊपर ज़्यादा आप क्या कहें। तो यही 3 ममालिक हैं। और जैसे ईरान साथ लगता है, ईरान के साथ तालिबान के ऑलरेडी मुज़ाकरात हो चुके हैं और इस लेवल तक के मुज़ाकरात हुए कि तालिबान का डेलीगेशन जब वहाँ गया था और वहाँ से वापस आया था तो हज़ारास, आपने देखा हज़ारास की इस दफ़ा कोई बात नहीं है। हालांकि पहली टेन्योर में हज़ारास के साथ बड़ा कत्लेआम हुआ था तालिबान के रूल के दौरान, लेकिन इस दफ़ा तालिबान ने ईरान से मुज़ाकरात के ईरान गए तो वहाँ पे उन्होंने ईरान को यकीन दिलाया कि हज़ारा के खिलाफ कुछ नहीं होगा। और ये कोह बाबा माउंटेन जो है सेंट्रल अफगानिस्तान में, जितना जहाँ पे आपके हज़ारा रहते हैं, वहाँ उन्होंने एक शिया गवर्नर लगा दिया, मुजद्दी गालिबन उनका नाम है, और उनको उन्होंने अपॉइंट कर दिया था बिफोर टेकिंग ओवर अफगानिस्तान। तो इसीलिए आपने देखा कि हज़ारा का इलाका बिल्कुल क्वाइट है और वहाँ पे वही गवर्नर काम कर रहा है और तालिबान की रीट को लेके आगे चल रहा है। तो इन 4 ममालिक से बेहतर कोई मुल्क हो नहीं सकता। इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल जो प्ले कर सकते हैं वो पाकिस्तान और चाइना जो ये इंश्योर कर सकता है कि तालिबान की डायरेक्शन भी ठीक रहे और वहाँ मन भी आए और पॉलिटिकली एक वहाँ पे सेटअप भी बने और वहाँ पे चीज़ें जो बेहतर तरीके से हैंडल हो। ठीक है। अच्छा जफर साहब, आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। अब खित्ते में अफगानिस्तान के हालात मुस्तहकम होने से पाकिस्तान को और चीन को क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, और क्या भारत और अमेरिका ये जो अमन है इसको कायम होने देगा भी? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मेरे ख्याल में इंडिया तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, मगर इंडिया इतना कर नहीं सकता है। अमेरिका बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, इसलिए कि उसके बहुत सारे लोग हैं जो हैं अफ़गानिस्तान में, जिनके साथ उन्होंने काम किया है तालिबान के ख़िलाफ़, और जिनके उनके पुराने लॉयल्टीज़ हैं, और जब पैसे वैसे अमेरिका के आते हैं तो फिर वो सब चीज़ रिवाइव कर सकते हैं। 2 चीज़ें हैं मेरे ख्याल में जो हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। नंबर 1, तालिबान का अपना परफॉर्मेंस कैसा है। अब तक तो उन्होंने कहा है ना कि सबको माफ़, औरतों के राइट्स और ये और वो, अगर वो इम्प्लीमेंट करें तो फिर मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा इन लोगों को अपनी कोशिश पूरा करने। मगर अगर वो ना करें और फैक्शंस में डिवाइड हो गया अफ़गानिस्तान, ख़ास तौर एथनिक में, तो फिर मेरे ख्याल में वही बात आ जाएगा जो एक ज़माने में था और जो हम सब जानते हैं। जी ठीक है जी। अच्छा जी, जफ़र साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा सवाल है। पहले सवाल पे जफ़र साहब ने अच्छी खासी मेरी खिंचाई कर दी कि ये कैसा सवाल है। बेसिकली जफ़र साहब ने मैं पूछना चाह रही थी, अब उसी सवाल को ज़रा मैं आगे लेके ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मैं पूछना यही चाह रही थी कि तालिबान ये चाहते हैं ब्रिगेड साहब कि अमेरिका मुकर्ररा वक्त पर अपने तमाम फ़ौजी अफगानिस्तान से निकाल ले, जिसके लिए 31 अगस्त की डेडलाइन भी दी है। अब अगर अमरीकी फ़ौजी चले भी गए फिर भी अफगानिस्तान पर नज़र रखने के लिए ये जो अमरीका है वो किसी ना किसी मुल्क को तो इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको तो आदत है। तो कहीं फिर हम पर अमरीकी प्रेशर ना आ जाए, यानी एयर स्पेस दे
दे दी जाए, अड्डे मांगे जाएं, वो तो मुझे तो ये लगता है कि पीटीआई की हुकूमत खास तौर पर इमरान खान साहब जैसे कि वज़ीर आज़म है, बड़े दबंग वज़ीर आज़म है, वो आराम से कह देंगे कि नो मोर, ऐसा नहीं हो सकता, वो इनकार भी कर देंगे। लेकिन अमेरिका ये प्रेशर डाल सकता है, इसके कितने चांसेस हैं? अमेरिका ने कहा है कि जी हम निकल जाएंगे और बारहा कह रहे हैं। आज भी अभी पेंटागन जी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जी जी जिसमें वो कह रहे थे कि जी हम निकल जी ब्रिगेडियर साहब। डेट आ गई, बल्कि बाद मालिक ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जी आप बरतानिया ने कहा है जर्मनी ने गालबन कहा है कि डेट आगे बढ़ाए, लेकिन उन्होंने डेट आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। अगर वो डेट आगे बढ़ा भी देते तो हमारा उससे कोई, हमारे ऊपर कोई प्रेशर आने की वक्त नहीं है। अगर जो चीज़ें रहेंगी वो अफगानिस्तान के अंदर ही रहेगी, और अगर तालिबान उसको कंटेस्ट करेंगे तो वो अमेरिकन फोर्सेस के साथ कंटेस्ट करेंगे। लेकिन हमें तो इस बात पे को देखना है कि अमेरिका बारहा कह रहा है कि हम 31 अगस्त से आगे नहीं जाएंगे, और अड्डे वड्डों का तो कोई अब ले नहीं रह गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कोई ऑपरेशन भी फिलहाल नहीं कर रहे। और किस तरह करेंगे? क्या वो शहरों पे बमबारी करेंगे? ये तालिबान और पब्लिक मिक्सअप हो रहे हैं। वो उसमें खोस्त में भी है, मज़ार शरीफ में भी है, काबुल में भी है, कंधार में भी है, गवर्नमेंट फंक्शनिंग हो रही है। आज उन्होंने सेंट्रल बैंक का गवर्नर अपॉइंट कर दिया है। तो ये चीज़ें चल रही है, तो अब किस पे बमबारी कर रहेंगे? अगर तो शहरों पे बमबारी करेंगे तो ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरह कोई एटम बम फेंके तबाह करना और बात है, लेकिन और तो कोई लॉजिक नहीं बनता बमबारी करने का। तो वो मुझे लगता है कि अपने प्लान से स्टिक करेंगे जैसे बारह कहीं जा रहे हैं, और अगर वो आगे जाएंगे तो तालिबान भी कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे बेफिक्र। अभी तक तो कहते रहे हैं कि जी जाना चाहिए, लेकिन जब वो नहीं जाएंगे तो वो भी कुछ उनको डिब्रीफ दे देंगे। ये चीज़ें इसी तरह गिव एंड टेक में चलेंगी कुछ अरसे तक, जब तक तालिबान की अपनी हुकूमत वजूद में नहीं आ जाती और बाकायदा सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ बन जाते। तो ये गिव एंड टेक होती रहेगी आने वाले दिनों में। ठीक है जी। ज़फ़र हिलारी साहब, अमेरिका तो चलें किसी हद तक कह सकते हैं अपनी हार को तस्लीम कर चुके हैं, मान चुका है कि उन्होंने वक्त भी ज़ाया किया बहुत ज़्यादा, लेकिन भारत आपको पता है ढीठ है। भारत तो अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं होता। अब डीटीबी को भारत की जानिब से तो फंडिंग एनडीएस के ज़रिए की जा रही थी, जो कि मुमकिन नहीं होगा। क्या भारत इस हार को तस्लीम कर लेगा आपके मुताबिक, या फिर अब भी कोई ज़रिया ढूंढने की कोशिश करेगा, कोई ज़रिया मुमकिन है? सबको पता है कि सबसे बड़ा हार जो हुआ है अमेरिका के बाद वो तो हुआ है भारत का। $4 बिलियन उन्होंने उधर लगाया है, वो गया। और हर किस्म के वो 4 कॉन्सुलेट्स, 6 कॉन्सुलेट जो भी हैं इस्तेमाल कर रहे थे। एक घोंसला था वो इनके स्पाइस का, जासूसों का, पता नहीं। और देखिए इनको तो बिल्कुल फुल कंट्रोल था अफगानिस्तान पे। जो ऑपरेशन अगर लॉन्च करना चाहते थे वो अब बॉर्डर के हद तक जा सकते थे, और अपने लोगों को वो वो जो बलूचिस्तान BLA और TTP को कह सकते इधर से जाओ उधर से जाओ, ये करो वो करो, माने दे हैड द रन ऑफ अफगानिस्तान। इससे बेहतर उनको क्या मिल सकता था? और मैंने सुना ये है बकौल लोगों के कि जो पकड़ा गया है कागजात NDS के दफ्तर में, वो बताता है कि भारत का नेटवर्क इतना बड़ा था, अब वो एक्सपोज हो गया है। और जब वो इंशाल्लाह निकलेगा तो मेरे ख्याल में इस किस्म की हरकतें एक मुल्क जब दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ करता है तो वो फाटेफ क्या, हम तो UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक इमरजेंसी सेशन कॉल करना चाहिए और कहना चाहिए कि इस किस्म के अगर हरकत हो तो ये जंग का इम्कान है। माने इट मेक सर्टन कि जंग होगा ऐसे लोगों के खिलाफ। तो मैं ये मेरे ख्याल में भारत का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, पैसे देंगे, वो सोचेंगे कि फिर हम खरीद लेंगे। हमारे उनके भी अभी तक तो लोग हैं, ये दर्री के जो तो ज़फ़र साहब, नुकसान से या हार से इंसान सीखता है, इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। क्या भारत सीखेगा इस नुकसान से, इस हार से? नहीं, भारत का तो सीख नहीं सकता है ना जी। जब आप पैदा हुए हैं इसीलिए कि पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, और आपका मकसद ही यही है, आपका फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, एवरी काइंड ऑफ पॉलिसी का मकसद ही यही है कि पाकिस्तान को ख़त्म करो, तो एक शिकस्त से तो वो ख़त्म नहीं होता है ना। या वो रहेंगे या हम रहेंगे। ठीक है, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपका लास्ट कमेंट। जी बिल्कुल, भारत बहुत ढीठ मुल्क है।
वो ढीठ मुल्क के जब मैं कहता हूँ तो मैं उनकी लीडरशिप की तरफ इशारा करता हूँ। कॉमन आदमी तो वहाँ भी पाकिस्तान की तरह है, लेकिन ये जो इंडोक्ट्रिनेटेड, ये जो दहशतगर्द किस्म के बीजेपी के आरएसएस के जो गमाश्ते हैं, जो गुंडे हैं, जो नुमाइंदे हैं, जैसे वो अपना एनडीएस के जो अजीत कुमार डेविल टाइप आदमी जो हैं, वो तो बात नहीं आएंगे। वो जैसे अमेरिका को अपनी शिकस्त पे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही, बल्कि वो कही जा रहा है कि हमने अहदाफ अचीव कर लिए, तो इसी तरह भारत भी है, उसको भी कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो ढीठ मुल्क है, बेशरम लीडरशिप है वहाँ पर, तो वो कुछ और तरीका कार इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। अब वो तालिबान को लूप में लेने की कोशिश करेंगे। और एक स्टेटमेंट आई थी तालिबान की लीडरशिप की तरफ से, अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, कि जो इनकम्प्लीट माहिदे हैं वो भारत पूरे करे। तो इसमें एक ओपन वो तो है, तो अब वो नया तरीका कार इख्तियार करेगा। पाकिस्तान को कॉशियस होना है, पाकिस्तान को अपनी सरहदों के ऊपर बहुत सर्वेलेंस सिस्टम बड़ा अपग्रेड करना है, और मूवमेंट जो हो रही है अफगानिस्तान के अंदर से जो लोग निकल के आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारे रॉ के ऑपरेटर को वो बगराम से निकले और वो फिर उनको इंडिया का तैयारा लेके गया, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ था वहाँ पे, जिसमें मुसैद भी शामिल थी, सिर्फ भारत नहीं था, सिर्फ रॉ नहीं थे, एनडीएस और मुसैद भी शामिल थी। और वाक़ईता वहाँ पे उन्होंने एक इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर बनाया हुआ था रफ़ीकाबाद, एक जगह हबीबाबाद के इलाके में, जहाँ पे तालिबान ने हमला भी किया था बहुत अर्सा पहले और 6 यहूदी मारे थे। उस खबर को फिर इंटरनेशनल प्रेस ने दबा दिया। तो वहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे। तो अब तालिबान की जिम्मेदारी के इनको दे शुड किक दम आउट, और जैसे यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में एक पूरा केस बना के दोबारा जाना चाहिए कि जी अगर इस किस्म की चीज़ें होंगी तो ये तो दोनों मुल्कों को जंग की तरफ लेके जाती है ना। पाकिस्तान को एक प्रोएक्टिव और ऑफेंसिव स्टांस इस चीज़ के ऊपर लेना चाहिए, और दुनिया को बारहा बताइए, नहीं कि हम चुप करके बैठ जाए। जैसे मादी में हम नाम भी नहीं लेते थे, बल्कि इवन परवेज मुशर्रफ की भी हुकूमत थी तो हम क्या दिया करते थे, एक पड़ोसी में एक हमसाया मुल्क ने ये काम किया। भाई दुश्मन को नहीं पहचानोगे तो उसको लिवरेज दोगे खेलने का, जब उसको लेवरेज दोगे काम करने का तो वो अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाता रहेगा। और पाकिस्तान में यही होता रहा, क्योंकि आपने दुश्मन को दुश्मन नहीं कहा, उसको पहचाना नहीं, आप उसको साड़ी आम लेते रहे, उससे उसको अपने ड्राइंग रूम में बिठा के उससे गले मिलते रहे, उसको अपना आम देते रहे, भाई बनाते रहे, कहते रहे कि ये अजीत कुमार डेविल तो हमारा फैमिली फ्रेंड है और ये जंदाल जो है ये तो हमारा फ्रेंड है। तो जब इस किस्म की लीडरशिप होगी ठीक है जी, तो उससे आपके मफादात को नुकसान पहुंचेगा ना, वही नुकसान मादी में पहुंचता रहा जिसकी आज तक हम सजा। ठीक है, जफर हिलाली साहब, ब्रिगेडियर गजनफी साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।